अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। A 2-year-old develops vomiting, seizure and hypoketotic hypoglycemia during an overnight fast. Blood acyl carnitine are increased. Which enzyme deficiency is most likely? देखें, आप जानते हैं जो इस टाइम हमारे ब्लड में ग्लूकोज के सोर्स 3 सोर्स हैं। फर्स्ट इज डाइट, सेकेंड इज ग्लाइकोजियोलाइसिस एंड थर्ड वन इज हेपेटिक ग्लूकोनिजेनेसिस। और जो हेपेटिक ग्लूकोनिजेनेसिस है उसके लिए आपको बीटा ऑक्सीडेशन चाहिए होती है। ये चीज़ जानते हैं आप, एंडोक्राइन के अंदर पढ़ाई थी मैंने, जब मैंने इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया था। आप जानते हैं जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज ऑफ सर्जरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जब भी बॉडी स्ट्रेस में होगी आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा। जानते हैं इस बात को? वन ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन इज ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या काम करेगा? वो आपके हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एडिपोसाइट में स्टिमुलेट करेगा, ट्राई एसाइल ग्लाइकोल के ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड को आज़ाद करेगा, फैटी एसिड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगा एंड दैट फैटी एसिड विल एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटोसाइट। फिर साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटोसाइट से वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कौन करवाएगा? ग्लूकागॉन करवाएगा। फिर वहाँ पे उसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी, और जब उसकी वहाँ बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो बीटा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा? एसिटाइल को ए बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में। ये जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी हेपेटिक ग्लूकोनिजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए जो एसिटाइल को ए बनेगा वो आपके एसिटाइल को एक एक्टिवेट करेगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तो वो आपके पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा इनटू ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट से मैलेट बनेगा, मैलेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर आएगा और फिर वो रिवर्स में जाके ग्लूकोज बनवाएगा। सब चीज़ें याद आई ना आपको? तो आपके पास जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसमें मल्टीपल एंजाइम्स हैं। एक है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेज 1 एंजाइम है बीटा ऑक्सीडेशन का, और एक एंजाइम है जिसका नाम है मीडियम चेन एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज। बीटा ऑक्सीडेशन के 2 एंजाइम खासतौर पर जिनकी डेफिशिएंसी कॉमनली मिलेगी। एक का नाम है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेज 1 और एक का नाम है मीडियम चेन एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? और ये नॉर्मली आप जानते हैं जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और ये भी एक चीज़ मैंने आपसे बात की थी, जब बेपना एसिटाइल कोई बनेगा तो एसिटाइल कोई की मल्टीपल फेट्स हैं, उनमें से एक फेट ये एसिटाइल कोई की कि एसिटाइल कोई ने क्रेब्स साइकिल में एंटर होकर एनर्जी रिलीज करनी है। और जब क्रेब्स साइकिल की ओवर प्रोडक्शन आपकी क्रेब्स साइकिल की कैपेसिटी को ओवरवेलम करेगा, देन इट विल एंटर इनटू कीटोजेनिक पाथवे। इसका मतलब है जब भी किसी वजह से आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वो स्टारवेशन हो, वो फास्टिंग हो, वो इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन हो, वो आपका एल्कोहल इनटेक हो, कुछ भी हो, सर्जरी हो, जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, स्टारवेशन में होंगे, ट्रॉमा में होंगे, सर्जरी में होंगे, एल्कोहल इनटेक के साथ होंगे, आपकी बॉडी में जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया में कीटोन बॉडीज़ बनेंगे। स्ट्रेस में ग्लूकागॉन रिलीज होगा, ग्लूकागॉन कीटोन बॉडीज आपकी फैटी एसिड को आज़ाद करवा के आपके कहाँ ले जाएगा? आपके लिवर में वहाँ बीटा ऑक्सीडेशन होगी, एसिटाइल को बनेगा, और जब बेपना एसिटाइल को एक क्रेब्स साइकिल की कैपेसिटी को ओवरवेलम करेगा, देन दैट विल एंटर इनटू कीटोजेनिक पाथवे। तो इसका मतलब है जब भी आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनेगी। और वन ऑफ द कीटोन बॉडीज एसीटोन, और एसीटोन ये वो कीटोन बॉडी है जिसको आप एक्सहेल करते हैं, और जब आप एक्सहेल करें तो यू विल हैव नेल पॉलिश रिमूवर स्मेल एंड फ्रूटी स्मेल इन योर ब्रेथ। याद है ना आपको? अगर आपसे कहा जाए वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो और कीटोन बॉडीज ना हो, वो ये सिनेरियो आपके सामने। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? नॉर्मल रूटीन मैंने आपको सुना दिया सारा, पहले भी पढ़ा हुआ है, जस्ट मैंने रिकॉल करवा दी कि नॉर्मली जब भी आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया के रिजल्ट में आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनेंगी। यू विल हैव फ्रूटी स्मेल एंड नेल पॉलिश रिमूवर स्मेल इन योर ब्रेथ। अगर आपसे कहा जाए वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया तो हो लेकिन कीटोन बॉडीज ना बने, अब वो ये सिनेरियो आपके सामने। अब देखिए हम दोबारा पढ़ी सिनेरियो को। 2-year-old develops vomiting, seizure and
कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया की हाइपोग्लाइसीमिया भी है और कीटोन बॉडीज भी नहीं है। हाइपोकीटोटिक से मुराद के कीटोन बॉडीज भी नहीं है। नॉर्मली हाइपोग्लाइसीमिया के साथ कीटोन बॉडीज बनती हैं, लेकिन इसमें पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, उसकी वजह से ये पेशेंट वॉमिटिंग भी कर रहा है, सीजर भी हो रहे हैं इसको, ठीक है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट में भी है और ओवरनाइट फास्टिंग की वजह से इसको सब कुछ हुआ, लेकिन कीटोन बॉडीज नहीं है और इसके ब्लड में एसिटाइल कार्निटीन आर इंक्रीज्ड, विच एंजाइम डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली? ए इज द राइट आंसर। मीडियम चेन एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज इज वन ऑफ द एंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। जब बीटा ऑक्सीडेशन में ये इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो आपके फैटी एसिड से एसिटाइल CoA नहीं बनेगा और जब एसिटाइल CoA नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली ये आपके कीटोजेनिक पाथवे में एंटर नहीं होगा और जब ये कीटोजेनिक पाथवे में एंटर नहीं हो तो कीटोन बॉडीज नहीं बनेगी। जब ये एसिटाइल CoA नहीं बनेगा तो ये आपके पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट नहीं करेगा और आपकी ग्लूकोज भी नहीं बनेगी, हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा और हाइपोकीटोसिस भी होगी। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? तो राइट आंसर इज ए, मीडियम चेन एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 2, a 3-year-old with developmental delay and seizure has elevated or ओरोटिक एसिड इन यूरिन। देखिए जब आप इंशाल्लाह यूरिया साइकिल पढ़ेंगे तो यूरिया साइकिल में दो एंजाइम खासतौर पे एक में कार्ब इमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 और ये जो कार्ब इमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 ये आपके यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग एंजाइम है, इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द यूरिया साइकिल। सेकंड एंजाइम का नाम है ओरोटिक एसिड यूरिया। सेकंड एंजाइम इज ऑर्निथिन ट्रांसकार्ब इमाइलेज। तो सेकंड एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्ब इमाइलेज। यूरिया साइकिल के दो एंजाइम याद रखिए, पहले एंजाइम का नाम क्या है? कार्ब इमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंड सेकंड इज कॉल्ड इज ऑर्निथिन ट्रांसकार्ब इमाइलेज। ये दो एंजाइम है, अगर इन दोनों एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो आपका जब प्रोटीन इंटेक करेंगे, प्रोटीन इंटेक के बाद जो अमोनिया आज़ाद होगी आप उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप, और ये अमोनिया की यूरिया में कन्वर्जन को यूरिया साइकिल कहते हैं। और यूरिया साइकिल का जो साइट है वो लिवर है। लिवर का फंक्शन ये कि लिवर ने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होता है। दो एंजाइम उसके लिए रिक्वायर्ड है। पहले एंजाइम का नाम कार्ब इमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंड सेकंड एंजाइम का नाम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्ब इमाइलेज। दोनों कंडीशन में जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, दोनों कंडीशन में आपके ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, दोनों कंडीशन में ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट मिलेगी, फिट्स मिलेंगे, कंफ्यूजन मिलेगी, ड्राउजीनेस मिलेगी और दोनों कंडीशन में यूरिक का लेवल कम होगा। अब दोनों को डिफरेंशिएट करो तो एक ही चीज़ जो दोनों को डिफरेंशिएट करेगी, एक में ओरोटिक एसिड यूरिया नहीं होगा और एक में ओरोटिक एसिड यूरिया होगा। जिसमें नहीं होगा उसे कार्ब इमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 डेफिशिएंसी कहेंगे और जिसमें ओरोटिक एसिड यूरिया होगा उसे आप ऑर्निथिन ट्रांसकार्ब इमाइलेज डेफिशिएंसी कहेंगे आप। अब देखिए इसमें आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर, ऑर्निथिन ट्रांसकार्ब इमाइलेज, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए 35-year-old female develops gingival hyperplasia and long-term use of anti-epileptic. Which drug is the cause? Phenytoin। अब जानते हैं phenytoin is a drug of choice in case of status epilepticus और phenytoin benzodiazepine of choice in status epilepticus is lorazepam। याद है ना आपको? ड्रग ऑफ चॉइस इन जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इज वेल्प्रोइक एसिड, ड्रग ऑफ चॉइस इन एब्सॉन्स सीजर इज कार्बामेज़पिन, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पार्शियल एपिलेप्सी जी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में आपके पास वेल्प्रोइक एसिड है, ठीक है, और एब्सॉन्स सीजर में कार्बामेज़पिन है, उसमें इथोसल्फामाइड है, एब्सॉन्स सीजर में इथोसल्फामाइड है और स्टेटस एपिलेप्टिकस में फेनिटोइन ड्रग ऑफ चॉइस है और बेंजोडाइज़ेपिन ऑफ चॉइस विल बी लोराज़ेपाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए 4-year-old boy has marfanoid habitus, lens subluxation, downward dislocation of lens and thromboembolic episodes, homocysteine and methionine are elevated in plasma. Which enzyme is deficient? जी बताइए, कल पढ़ा आपने जी, सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज। ठीक है, सिस्टाथायोन सिंथेज इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, सिस्टाथायोन सिंथेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a 40-year-old woman with chronic alcoholism and vomiting develops confusion and ataxia after glucose infusion. Which coenzyme is depleted? देखिए आपने पढ़ा हुआ है रिसेंटली, आपने विटामिन B1 पढ़ा है आपने, आप जानते हैं विटामिन B1 इज अ कोएंजाइम ऑफ डिहाइड्रोजिनेज। और आप जानते हैं जो क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं वो बेहोश होकर पड़े रहते हैं, इनटेक नहीं करते, उनकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से वो ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट में चले जाते हैं। जब इमरजेंसी में वो पहुंचते हैं तो उस टाइम तो उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो अल्टीमेटली आप उसको ग्लूकोज उसको आईवी ग्लूकोज लगा के उसका ग्लूकोज लेवल जब मेंटेन करते हैं तो वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे के बाद आपकी क्रेब्स साइकिल में जब एंटर होते हैं तो वहाँ पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का फंक्शनिंग ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या करता है, जब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की फंक्शनिंग ज़्यादा होगी तो वो विटामिन B1 को इनटेक उसकी कंजम्पशन को बढ़ा देगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो राइट आंसर इज ए, थायमिन। ठीक है, तो राइट आंसर इज थायमिन
थायमिन इज अ विटामिन B1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसलिए याद रखिए जब भी कोई क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे विद हाइपोग्लाइसीमिया तो ऑलवेज गिव थायमिन फर्स्ट, ठीक है। और देखिए अगर आपने किसी क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट को बेहोशी की हालत में हाइपोग्लाइसीमिया के साथ अगर आपने आईवी ग्लूकोज इन्फ्यूजन दे दिया आपने, तो उसकी बॉडी में एकदम से एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 होगी, और B1 की डेफिशिएंसी जब होगी तो, और आप जानते हैं B1 इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस मेमोरी पाथवे, और जब एक्यूट डेफिशिएंसी होगी तो मेमोरी पाथवे डिजेनरेट करे तो एमनीसिया हो जाएगा, होश में आएगा लेकिन उसकी क्या हो गया, मेमोरी इंपेयर हो जाएगी, और होश में आने जब मेमोरी इंपेयरमेंट तो आपको डॉक्टर सू कर देगा कि डॉक्टर साहब की गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरी एमनीसिया होगी। अंडरस्टैंड कर लिया आपने, इसलिए बुक में मेंशन है ऑलवेज गिव थायमिन फर्स्ट बिफोर गिविंग ग्लूकोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए 45-year-old man with peptic ulcer disease is on omeprazole. He now presents with muscle weakness and low magnesium. What is the likely cause? B. Proton pump inhibitor induced hypomagnesemia. देखिए जो जब आप prolonged यूज ऑफ PPI करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, नंबर 2 हाइपोकैल्सीमिया लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस बोन पेन्स मिलेंगे आपको, और नंबर 3 हाइपोमैग्नीसीमिया होगा। तो याद रखिएगा इफ पेशेंट इज ऑन PPIs for the long period of time, patient is having hypomagnesemia until unless proven otherwise, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स को भी हाइपोमैग्नीसीमिया मिलेगा until unless proven otherwise, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 58-year-old man presents with paresthesia, gait instability and macrocytic anemia. He is strict vegetarian. Serum methylmalonyl-CoA acid is elevated. Which reaction is impaired? जी, B is right answer. देखिए अब तो बड़े जज्बाती हो रहे हैं हम, ठीक है। रिसेंटली पढ़ा है ना आपने, समझ आ रही है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए कल पढ़ा है, बहुत आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि बहुत खुश हो रहे हैं आप। अभी बहुत सी चीज़ें भी आएंगी जो आपने रिसेंटली पढ़ी तो आपको खुशी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए 6-year-old develops severe hypoglycemia after prolonged fasting but no lactic acidosis. Blood ketones are normal. Liver biopsy shows absent glycogen phosphorylase activity. Which disease is this? G, C is the right answer, Hirsch disease, ठीक है। देखिए जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी ये या तो लीवर में होगी या फिर मसल्स में होगी। अगर लीवर में होगी तो हर्श डिजीज, H फॉर हर्श, H फॉर हेपेटिक, और अगर मसल में होगी तो मायोकार्डियल डिजीज, याद रहेगा आपको। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम इज अ एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस का एंजाइम है। अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी लीवर में होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, और अगर आपके पास मसल में होगी तो क्या होगा, मसल में अगर आपको बॉडी एक्स मिलेंगे ऑन एक्सरसाइज ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी लीवर में हर्श डिजीज और अगर मसल में से मायोकार्डियल डिजीज कहेंगे आप, ठीक है। तो राइट आंसर इज हर्श डिजीज, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a 60-year-old man with hypertension develops a persistent dry cough after starting a new drug. देखिए जब भी न्यू ड्रग स्टार्ट करने पे ड्राई कफ तो उसमें एक ही ड्रग देने में आनी चाहिए, ACE इनहिबिटर, और अगर ACE इनहिबिटर देने से आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है लेकिन ड्राई कफ डेवलप हो रही तो बताएं उसके लिए क्या करेंगे आप। यू विल रिप्लेस ACE इनहिबिटर विद ARBs, तो ACE इनहिबिटर को ARB से रिप्लेस कर देंगे आप, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर इज बी, ACE इनहिबिटर B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a 9-year-old child presents with photosensitivity, freckling and skin cancer. DNA analysis shows failure of nucleotide excision repair. Which disease does he likely have? A is the right answer, xeroderma pigmentosum. A is the right answer, xeroderma pigmentosum. Question number 11, a child present with bone deformities and delayed growth with what vitamin deficiency is most likely? B, vitamin D, ठीक है। bone deformities will be seen in case of vitamin D, ठीक है। और इसको बच्चों में क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे या ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए क्रोनिक अल्कोहलिक डेवलप्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड कंफ्यूजन, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली? ए, विटामिन B1। B1 में न्यूरोपैथी को ड्राई बेरी कहते हैं, याद रखिएगा। वेट बेरी से मुराद क्या है, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर विद डिक्रीज जी ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी इन RBC इज वेट बेरी। और अगर विटामिन B1 डेफिशिएंसी पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसको आप ड्राई बेरी कहते हैं आप, ठीक है। तो राइट आंसर इज क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट में B1 की डेफिशिएंसी विल कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसको ड्राई बेरी कहेंगे आप, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, ए डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कॉजेज। देखिए जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इज द लास्ट एंजाइम ऑफ ग्लूकोनेजेनेसिस, इज द लास्ट एंजाइम ऑफ हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस का भी ये लास्ट एंजाइम है और हेपेटिक ग्लूकोनेजेनेसिस का भी ये लास्ट एंजाइम है। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो वन में हैव सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया ऑन फास्टिंग। जब भी आपसे बात कीजिए पेशेंट इज हैविंग सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया ऑन फास्टिंग, तो इससे मुराद है ना तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मुकम्मल हो पा रही है और ना ही हेपेटिक ग्लूकोनेजेनेसिस मुकम्मल हो पा रही है, क्योंकि दोनों पाथवे के जो आखिरी एंजाइम का नाम है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है। A deficiency of glucose 6 phosphatase causes von Gich disease और A is the right answer, इसका आंसर A है, von Gich disease। और von Gich disease में का मेन फीचर क्या है? severe hypoglycemia on fasting due to impaired hepatic glycogenolysis and impaired hepatic gluconeogenesis। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जब खाना भी नहीं खा रहे ग्लूकोज तो ब्लड में आ नहीं रही, ना ग्लाइकोजन से ग्लूकोज आ रही है ना ग्लूकोनेोजेनेसिस ग्लूकोज आ रही है, तो अल्टीमेटली सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया ऑन फास्टिंग मिलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a diabetic patient has increased blood glucose after meal due to deficiency of insulin affecting which pathway? C, glycogenesis। C is the right answer। Question number 15, a diabetic patient presents with hypoglycemia after taking a sulfonylurea, which of the following drug could have increased this risk? सिमिटिडीन। देखिए सिमिटिडीन आप जानते हैं कि ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट करते हैं और सल्फोनाइलयूरिया उस एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं। अगर सल्फोनाइलयूरिया को आप सिमिटिडीन के साथ कंबाइन करें, सिमिटिडीन जानते हैं क्या चीज़ है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है सिमिटिडीन। इसके बाकी मेंबर्स कौन से बने? रेनिटिडीन एंड फेमोटिडीन। सिमिटिडीन, रेनिटिडीन एंड फेमोटिडीन ये CRF निमोनिक है ना, ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और इनमें से सिर्फ सिमिटिडीन ऐसी है जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट करती है। और जब ये देंगे तो एंजाइम इनहिबिट होगा, सल्फोनाइलयूरिया मेटाबोलाइज नहीं होगा, सल्फोनाइलयूरिया का ज़्यादा फंक्शन मिलेगा और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा आपको। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं ड्रग विच इज़ नोटोरियस टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया सल्फोनाइलयूरिया, और उसको अगर सिमिटिडीन से कंबाइन करते हैं तो ये इसका इफेक्ट जो है वो पोटेंशिएट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए वंस अगेन एक बात याद रखें, पेपर में अगर आप दे रहे हो कोई चीज़ गलत हो रही है तो परेशान नहीं होना, आपने जस्ट इसको एज अ नॉलेज लेना है और इस नॉलेज को आपने रिटेन करना है अप टिल एग्जाम, ताकि एग्जाम में ये नॉलेज आपके काम है। ठीक है, ये एग्जाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे आपको कि आपको डिप्रेस किया जाए, एग्जाम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको नॉलेज में इंप्रूवमेंट आ जाए और आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ जो पढ़ी वो किस तरह से पूछी जाती है, और अगर कहीं शॉर्ट कमिंग है आपकी, कहीं वीक पॉइंट है तो आपको उसका आइडिया हो, तो आपका जो टाइम है उसमें आप उस वीक पॉइंट को आप इंप्रूव कर लें आप। ठीक है, ये इसका मेन मकसद होता है एग्जाम लेने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने विद इन टाइम आपने अपनी एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करना है आपने। नंबर 2, आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि एग्जाम से पहले कौन कौन से एरियाज वीक हैं उसको आपने इंप्रूव करना है। इसके अलावा आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके आपका नॉलेज इंप्रूव हो, एप्लीकेशन नॉलेज बेहतर हो आपका। ठीक है, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेस करना, आपको डिप्रेस करना और आपको ये रियलाइज़ करवाना तो आप कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मेन मकसद ये कि आपको थोड़ा सा आपकी जो एफिशिएंसी उसको बेहतर करना है। ठीक है, तो इसमें आपने डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, आपने जस्ट इंजॉय करना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 16, ए हाइपरटेंसिव पेशेंट डेवलप्स कफ एंड एंजियोडीमा विच ऑल्टरनेटिव क्लास इज सेफ ERPs। ठीक है, और आप जानते हैं एंजियोडीमा एंड ड्राई कफ इज अ फीचर ऑफ एस इनहिबिटर, इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर। और अगर इसको एंजियोडीमा, और देखिए एंजियोडीमा से मतलब लिप स्वेलिंग मिलेगी आपको, और साथ में ड्राई कफ अगर किसी को हो रही है एस इनहिबिटर इनटेक के बाद, तो आप उसको रिप्लेस करते हैं विद ARBs। तो राइट आंसर इज ARB, C इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये पेशेंट मेंशन तो नहीं है सिनेरियो, लेकिन इससे जो सिनेरियो से पता चल रहा है कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, एस इनहिबिटर के ऊपर है। अब उसको रिप्लेस करेंगे तो ARBs करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ए हाइपरटेंसिव पेशेंट डेवलप हाइपरयूरेसीमिया विच ड्रग इज लाइकली रिस्पॉन्सिबल। आप जानते हैं 2 ड्रग्स हैं जो हाइपरयूरेसीमिया कॉज करती हैं, एक थायराइड डायबिटिक और दूसरा लूप डायबिटिक। तो राइट आंसर इज थायराइड डायबिटिक। तो यहाँ पे जो सी में थायराइड मेंशन तो उसको आप क्लिक करेंगे, सी थायराइड डायबिटिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ए हाइपरटेंसिव प्रेग्नेंट वुमेन इज ट्रीटेड विद अ सेफ ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड? अल्फा मिथाइल डोपा, बी इज द राइट आंसर, मिथाइल डोपा। ये आप जानते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में मिथाइल डोपा यूज करते हैं और ये A2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी है ना। क्वेश्चन नंबर 19, ए मैन टेकिंग सिल्डेनाफिल। ठीक है, और सिल्डेनाफिल मार्केट में आप जानते हैं वैगरा के नाम से है। ए मैन टेकिंग सिल्डेनाफिल, और ये
फॉस्फोडाइएस्टेज एंजाइम 5 इनहिबिटर है ना, इट इज फॉस्फोडाइएस्टेज एंजाइम 5 इनहिबिटर है, डेवलप सीवियर हाइपोटेंशन आफ्टर टेकिंग अनदर ड्रग व्हिच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड नाइट्रोग्लाइसिन। आप जानते हैं ये बात मैंने की हुई है, जब भी आप सिल्डेनाफिल को नाइट्रोग्लाइसिन के साथ इनटेक करेंगे तो वन में डेवलप सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोटेंशन, इसलिए कभी भी आपने सिल्डेनाफिल को नाइट्रोग्लाइसिन नाइट्रेट्स के साथ कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं करना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ए न्यूबॉर्न डेवलप्स कैटरेक्ट एंड वॉमिटिंग आफ्टर मिल्क इंजेक्शन, यूरिन reducing substances are positive, which enzyme is deficient? Galactose 1-phosphate uridyl transferase enzyme deficiency is the right answer, ठीक है। जब इंशाल्लाह हम गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आप नोट करेंगे, गैलेक्टोज 1-phosphate uridyl transferase enzyme deficiency में a child may develop cataract, तो C is the right answer। 21, a newborn with hemorrhagic disease has prolonged PT time, which vitamin is deficient? विटामिन ए। आप जानते हैं विटामिन जो के है ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिफेटस की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है ना, क्या रोल प्ले करता है, जब इंशाल्लाह विटामिन के पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आजकल में तो उसमें आप नोट कर लेंगे। वन ऑफ द विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिफेटर इज फैक्टर 7, और आप जानते हैं फैक्टर 7 आपका एक्सटेंसिव पाथवे में इन्वॉल्व है ना, और एक्सटेंसिव पाथवे को असेस करो तो पीटी आप देखते हैं, जब विटामिन की डिफिशिएंसी होगी, विटामिन 7 फैक्टर 7 नहीं होगा, आपका एक्सटेंसिव पाथवे प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो पीटी विल बी प्रोलॉन्ग, ठीक है। तो इसमें विटामिन के इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, विटामिन के। ए न्यूबॉर्न विद हेमरेजिक डिजीज हैज प्रोलॉन्ग पीटी टाइम, व्हिच विटामिन इज डेफिशिएंट? ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन विटामिन के, ठीक है। तो आप परेशान हो गए, ऑप्शन ए में आगे विटामिन के लिखा हुआ है उसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। विटामिन ए को क्लिक नहीं कर रहा मैं ऑप्शन ए को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ए नॉनसेंस म्यूटेशन इंट्रोड्यूसेस ए स्टॉप कोडोन, ए इज द राइट आंसर। 23, ए पेशेंट डेवलप्स ए ग्रेनुलोसाइटोसिस आफ्टर ट्रीटिंग फॉर हाइपरथायरिज्म, व्हिच ड्रग कॉज दिस? ए मेथिमाजोल। आप जानते हैं मेथिमाजोल इज वन ऑफ द एंटी थायराइड ड्रग, ठीक है। अब ग्रेव्स डिजीज में हाइपरथायरिज्म में यूज करेंगे आप, और इसका एक साइड इफेक्ट है, इट विल कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। क्लोपिडोग्राल भी ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करते हैं ना, ठीक है। और ए ग्रेनुलोसाइटोसिस का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? फीवर, इन्फेक्शन। तो जिसको भी आप मेथिमाजोल यूज कर रहे हो या आप क्लोपिडोग्राल यूज कर रहे हो